1917 अक्टूबर 15 माताहारी नाम की एक लेडी जो काफ़ी खूबसूरत थी, वो फ्रांस की एक जेल से बाहर निकाल कर लाई गई। एक फायरिंग स्क्वाड के सामने, उसके सामने में तकरीबन 12 गनमैन तैयार थे जो उस पर निशाना साध रहे थे। उस पर मुकदमा ये चला था कि उसने फ्रांस के खिलाफ जासूसी की है। मुकदमा बनावटी था क्योंकि फ्रांस को उस लड़ाई में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफ़ी नुकसान हुआ था और ये लेडी एक तरह से सिंगर का, डांसेस का वगैरह वगैरह काम किया करती थी। दरअसल वो एक तरह की ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जिसमें कि उसके ऊपर फैमिली बाउंडेशन न हो, उसके पास में राइट्स हो, ज़िंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करे। ये सब तो उसने कर लिया, लेकिन जब वो लड़ाई ख़त्म हो गई, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, तो फ्रांस को किसी स्केप गोट यानी कि बलि के बकरे की तलाश थी। इससे अच्छा फिगर कौन हो सकता था, क्योंकि सोसाइटी में इसको फैमिली का बैकग्राउंड तो था नहीं, भले ही उसका नाम था, लेकिन ये ऐसे मामलों में तो यही होता है कि जब तक आप डांसेस करते हैं, गाने गाते हैं, आपके बड़े बड़े लोगों से रिलेशंस होते हैं, तो आपको टेबलॉइड्स में, न्यूज़ में जगह मिलती है, लेकिन लोगों के घर में, लोगों के दिल में जगह नहीं मिलती। ऐसी मुसीबत आ जाए सब अपने अपने हाथ खींच लेते हैं। बस उसी के साथ वही हुआ था और उसको फिर उस फायरिंग स्क्वाड के सामने में रखा गया, उसे गोली मार दी गई। खैर मरते वक्त भी वो काफ़ी बहादुर थी, अपने अच्छे अच्छे कपड़े उसने पहन रखे थे और कहा तो ये भी जाता है कि उसने जो फ्लाइंग स्क्वाड था उनके तरफ में, जो फायरिंग स्क्वाड था उनके सामने में खड़े होकर उनको फ्लाइंग किस भी ऑफर किया था। बहरहाल माताहारी को उसकी मौत के 20 साल के बाद ही इस बात से आज़ाद कर दिया गया कि उसने ऐसी कोई जासूसी की थी। उसके एक ममी यानी कि उसके सिर को प्रिजर्व करके फ्रांस के एक म्यूजियम में रखा गया और उसके साथ साथ उसने जेल में बैठकर अपनी जो डायरी लिखी थी वो भी वहां रखी गई। आगे चल के ये हुआ कि उसकी मम्मी तो खैर वहां से कहीं चली गई, गायब हो गई, जो वो शिफ्ट कर रहे थे वहां का सामान, और उसकी डायरी भी कहीं चली गई। कहा गया कि उसको चोरी किया गया है। बहरहाल बहुत से लोगों ने तो यही माना कि फ्रांस की जो सरकार थी वो अपने इस हरकत से बड़ी शर्मिंदा थी। वर्ल्ड वाइड उनकी काफ़ी बुराई हो रही थी, उनको बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़े होते, तो जानबूझ के उन्होंने दोनों चीज़ों को गायब कर दिया। पहली बात तो शायद सही भी होगी, क्योंकि वो मम्मी हो सकता है कि कहीं गुम हो गई या किसी ने उसको मिसप्लेस कर दिया और जहाँ से कि फिर उसका पता नहीं चल पाया। लेकिन डायरी के साथ ऐसा नहीं था। डायरी एक मार्गरेट नाम की लड़की के हाथों में लग गई थी, जो कि माताहारी के डेथ के करीब 1 साल के बाद, जब उसकी उम्र तकरीबन कुछ 6-7 साल की थी और एक बड़ी अमीर फैमिली में वो रहा करती थी, तो वहाँ पर वो अपने ग्रैंड मदर यानी कि दादी से बात कर रही थी। दरअसल उसके फैमिली में उसके फादर, मदर और ग्रैंड मदर तीनों थे। फादर मदर का जो बिजनेस था वो काफ़ी फैला हुआ था, कुछ पार्टनरशिप में चल रहा था, उनको मीटिंग्स में जाना पड़ता, लेकिन ग्रैंड मदर जा नहीं पाती थी। उसकी वजह यह थी कि वो बीमार रहा करती, अब उसको अकेले घर पे तो छोड़ा नहीं जा सकता था। तो मार्गरेट जो कि उस वक्त तकरीबन 6 साल की थी, उसको उनके पास में रखा जाता, उनसे तरह तरह की बातें पूछती और ग्रैंड मदर ये समझती थी कि ये लड़की अपनी उम्र से आगे का सोचती है, तो उसको सारी बातें ईमानदारी से बताती। ऐसे में ग्रैंड मदर से उसने पूछा कि आपके दिल में ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो रह गई है। तो ग्रैंड मदर ने कहा कि देखो, बचपन से ही मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। जब भी घर में कोई चीज़ें लाई जाती मुझे कम, मेरे भाइयों को ज़्यादा दी जाती, यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई लिखाई को भी भाइयों की वजह से रोक दिया गया और मेरी शादी ऐसे करवा दी गई जहाँ मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक बिजनेस पर्सन थे और तुम्हारे भाइयों को उससे सपोर्ट, मेरे भाइयों को उससे सपोर्ट मिला करता। बहरहाल ज़िंदगी का ये जो सारा अरसा मैंने बिताया है कि एक बेटी की तरह से, फिर बहन की तरह से, आगे चल के मैं वाइफ भी बनी और अब मैं दादी भी बनी हूँ, लेकिन सारे मामलों में ऐसे हुआ है कि मैंने अपने मनमर्जी से कुछ नहीं किया। दूसरों की बातें मैं हमेशा सुनती रही। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए ये भी बात है कि ये पार्टीज में जो लोग जाते हैं, मैं जाना नहीं चाहती थी मगर मुझे ले जाया जाता था क्योंकि इससे बिजनेस मिलता है। तो देखो, इंसान को जिंदगी में अफसोस इस बात का नहीं होता कि उसको क्या नहीं मिला, अफसोस इस बात का होता है कि जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर सकता था, उसको करनी चाहिए थी, उसने वो कोशिश नहीं की। उसने कहा कि मैं अपने आप को आज़ाद करवा सकती थी, कोशिश कर सकती थी, क्योंकि फ्रांस में उन दिनों भी इस तरह की चीज़ें तो हुआ ही करती थी। मगर ये था कि आज़ादी के साथ साथ आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। जो कुछ होता है उसका आपके ऊपर में काफ़ी असर होता है, उसको आपको अकेले फेस करना पड़ता है, फैमिली कवर नहीं होता। मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी। अब मार्गरेट ने ये सब सुना, सोचा
और दादी की मौत के बाद जो कि बहुत जल्दी हो गई, ये सारी बातें उसके दिल में घर कर गई। वो स्कूल रेगुलर जाया करती थी। स्कूल में एक टीचर थी जो इसको बड़ा पसंद करती, क्योंकि ये लड़की अक्सर खामोश बैठ के सोचा करती थी। तो एक दिन टीचर ने पूरे क्लास में जोन ऑफ आर्क की एक कहानी को बताया, जो कि कहानी तो नहीं थी, हकीकत थी, जो कि फ्रांस में हुई थी। 1914 की बात है। जॉन ऑफ आर्क, उसकी उम्र कुछ 19 साल के आसपास थी, लेकिन इतनी कम उम्र में उसने फ्रांस के सारे किसानों को जमा किया था और इंग्लैंड के खिलाफ उनको लड़ने के लिए मोटिवेट किया था। वो कोई 100 ईयर्स वो लड़ाई चली थी। उसको गद्दारी से पकड़ लिया गया, उस पर एक झूठा मुकदमा चला, बल्गेरिया में उसको पकड़ा गया, तो वही मुकदमा उस पर चलाया गया। और वो मुकदमा चलाते उससे ये कहा गया कि एक तो उसने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ बगावत की है, दूसरा ये लड़की जादू टोना करती है। अब देखो, ये तो ऐसा है कि उन दिनों ये एक फार्मूला था इस तरह का कि अगर किसी लड़की को आपको फांसना हो इस तरह से, किसी लेडी को, तो जादू टोना करती है, बात उस पर कह दी जाती। और तीसरी बात है कि मर्दों के कपड़े पहनती है और मर्दों के साथ में लड़ती है। अब ये तो बड़ी बकवास सी बात थी। बहरहाल उसको मौत की सजा सुनाई गई, जिंदा जला दिया गया। लेकिन उसके मौत के तकरीबन 10 साल के बाद ही कहा गया कि मुकदमा सारा झूठा था, चार्जेस सारे गलत थे, और आज उसको फ्रांस में एक गॉडेस की तरह से माना जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर मार्गरेट के दिमाग पे इसका काफी असर पड़ा। अक्सर वो अकेले बैठे सोचती, लड़के लड़कियों से बहुत ज्यादा बातें नहीं करती। उसके टीचर ने एक दिन उसको देखा और उसको पूछा कि मार्गरेट, तुम इतना सोचती रहती हो, आखिर बात क्या है? तो मार्गरेट ने कहा कि जोन ऑफ आर्क के साथ जो कुछ हुआ था, या माताहारी के बारे में भी जो मैंने सुन रखा, जो कुछ हुआ था, आखिर में ये जीते, लेकिन क्या इनकी जीत वाकई जीत मानी जाएगी? तो उसने कहा कि देखो भाई, अगर उनको आज भी उनका नाम लिया जाता है तो वो तो इमॉर्टल हो गए, उनकी तो ये जीत ही है। तो उस पर मार्गरेट ने पूछा कि क्या उनको जिंदा रहते हुए नहीं जीतना चाहिए था? अपने जीत की कीमत मौत की तरह चुकानी चाहिए थी। अब ये बात तो टीचर के भी समझ में नहीं आई। टीचर ने कहा कि तुम सही कहती हो कि अगर इंसान जिंदा भी रहे और जीत भी जाए तो उससे बड़ी जीत तो और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मरने के बाद आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब आपको मरने के बाद में इस तरह से रिस्पेक्ट मिल रहा है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आप उसको देखने के लिए जिंदा रहे नहीं। लेकिन फिर भी उन दोनों की बदनामी होती, उससे तो दोनों का नाम अब ठीक ठाक हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मार्गरेट ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अब वो जिंदा रहेगी। मरने के बाद जीत मिले, ये वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहरहाल कुछ एक साल निकले और उसके फादर का बिजनेस ठप हो गया, कर्जदार तंग करने लगे। अब तक के बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अब एक मजदूर की जिंदगी जिए, गरीबी की जिंदगी जिए, ये उनको पसंद नहीं था। वो कहीं से जहर ले आए, उसके 3 ग्लासेस बनाए, एक वाइफ को दिया, उसकी मंजूरी थी वाइफ की, वो भी ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। हालांकि दोनों हस्बैंड वाइफ अगर थोड़ी हिम्मत करते तो शायद वो दुनिया से लड़ भी सकते थे, लेकिन उनको लगा इतनी अच्छी जिंदगी और अब इस तरह का आगे झेलना पड़े, ऊपर से साथ में लड़की भी है, तो एक ग्लास लड़की को भी दे दिया। अब अगर मार्गरेट वो बात पहले ही देख चुकी थी कि उसमें जहर मिलाया गया है, वो भाग कर गई, कमरे को अंदर से बंद किया। पेरेंट्स शोर मचाते रह गए, आखिर में उन्होंने जहर पी लिया, पेरेंट्स की मौत हो गई। अगले दिन पुलिस आई, चेक किया, गवर्नमेंट इंक्वायरी हुई और फिर लड़की को फोस्टर पेरेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से पेरेंट्स दे दिए गए, जिसको कि गवर्नमेंट मदद भी करती है। लड़की उनके साथ साथ बड़ी होने लगी। लेकिन मार्गरेट ने कभी भी उन पेरेंट्स के साथ में इमोशनल रिश्ते नहीं बनाए। जाहिर सी बात थी, जिस लड़की ने बचपन से सारी बातें देखी होगी, वो ऐसे रिश्ते कैसे बना सकती थी? खैर, जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसने पहले तो ये डिसाइड किया कि अब अगर वो 16-17 साल की हो गई है तो यहीं से वो किसी तरह से पैसे अर्न करना शुरू करेगी। तो उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि स्कूल में वो वॉलंटियर की तरह से काम करना चाहते हैं। सर्टिफिकेशन उसके पास तो है नहीं, काम करते करते ये भी हो सकता है कि उसको फिर टीचिंग की नौकरी भी दे दी जाए, ट्रेनिंग भी दे दी जाए। फादर ने उसको वहां भेज दिया। अब लड़की 16 साल की थी, थोड़े मॉडर्न कपड़े वगैरह पहनती थी, जाती थी। प्रिंसिपल साहब कुछ 40-45 साल के आसपास थे, उस पर लट्टू हो गए, काफी हंगामा मचा, इंक्वायरी हुई। तो स्कूल बोर्ड ने ये कह दिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल पे एकदम चार्जेस लगाते तो उनकी बदनामी भी होती, तो प्रिंसिपल को तो खैर उन्होंने हेल्थ रीजन बताकर रिलीज कर दिया, नौकरी से हटा दिया। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई ये लड़कियां काम नहीं कर सकती है, क्योंकि इस तरह के कपड़े पहन के आती है तो इससे तो यहाँ का माहौल खराब होता है। लेकिन मार्गरेट असली बात को जान गई थी, जो कि 2 बातें थी। पहली बात तो है कि वो खूबसूरत है, दूसरी बात ये कि उसकी खूबसूरती का जादू चल सकता है। अगर इसी तरह से वो काम करती रहेगी तो क्या बनेगी? टीचर। आगे चल के ये भी होगा कि उसका शादी ब्याह हो जाएगा, हो सकता है कि उम्र के 30 साल तक आते आते वो आधी बूढ़ी हो जाएगी, फिर उसके अपने बच्चे उसके 4-5 गोदी में होंगे, और हो सकता है कि बच्चों के बच्चे भी आगे चल के उसके गोदी में होंगे, और यूं करते हुए मर जाएगी। भाई ऐसी जिंदगी तो सभी जीते हैं, ये जिंदगी तो नहीं जीनी है। तो बहरहाल उसने डिसाइड किया कि आगे चल के कुछ वो और करेगी।
और वहां से निकल वो अलग अलग क्लब्स में या बाकी जगह पर जहां उसको काम मिलते थे वहां वो काम करने लगी। अब ऐसे एक क्लब में फ्रेंच ऑफिसर आया करते थे जो कि तकरीबन 40 साल की उम्र के आसपास ही थे। अब वो इस पे फिदा हो गए, जैसे वो प्रिंसिपल फिदा हो गए थे। उन दिनों इस तरह के मिलिट्री ऑफिसर्स का काफी रसूख हुआ करता था, क्योंकि देश के रूलर तो देश में ही बैठे होते, लेकिन जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इसके जो सोल्जर्स होते ये दुनिया भर में जाते, दुनिया भर में काम करते, और उनके जो मिलिट्री ऑफिसर होते वहीं वो राजकाज चलाते। एक तरह से वो राजा माने जाते। अब मार्गरेट को लगा कि ये पहली सीढ़ी है, क्योंकि आप अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपके सामने कुछ सीढ़ी होनी चाहिए, जो इतनी आसानी से तो नहीं मिलती। ये सीढ़ी उसको मिल रही थी। उसने उस ऑफिसर की बात को मान लिया, उनसे शादी कर ली। अब ये ऑफिसर जो थे ये किसी लड़ाई भड़ाई के मैदान में चोट खा चुके थे, उनके पैर में चोट आई हुई थी, वो ठीक से चल नहीं पाते थे, डांस करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अपने से बड़े ऑफिसर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो मार्गरेट का इस्तेमाल करते। शादी भी उसी लिए की थी। मार्गरेट काफी खूबसूरत थी, तो सारे ऑफिसर उसके डांस करना चाहें और ये परमिशन दे दें, और इस तरह से इनका प्रमोशन या इनका जो बाकी का काम है वो चलता रहे। अब ये जो पीरियड था ये मार्गरेट को ऐसे लगा जैसे कि वो क्वीन यानी कि रानी बन गई है। जहां भी जाए लोग सैल्यूट करें, उसके सामने में आके डांस की फरमाइश करे, बड़े बड़े ऑफिसर्स डांस करे, तो उसको ऐसे लग रहा था कि जो दुनिया में वो जाना चाहती है उस दुनिया में तो वो आ ही गई है। ऐसे में एक दिन फ्रांस के अंदर ही जब ये ऑफिसर उसके साथ आए हुए थे किसी एक इवेंट में, तो कोई एक लोअर लेवल का कोई सिपाही था, खूबसूरत था, उसने इसको डांस के लिए कहा। अब इसने सोचा कि भाई इतने लोगों के साथ परमिशन मिलती है, आपके साथ में डांस करने में क्या मुश्किल है, तो वो उनके साथ वो डांस करने लगी। ऑफिसर के कान में जब ये बात पड़ी कि कोई कह रहा है कि ये है असली जोड़ी, एक एज के हैं, एक तरह से खूबसूरत लगते हैं और डांस करते कितने अच्छे लग रहे हैं, तो उनके दिल में जलन आ गई। दूसरी बात यह थी कि वो ऑफिसर अब तक के ये सोचा करते थे कि ये बड़े ऑफिसर्स के साथ डांस करे, उनको इससे कोई ऐतराज नहीं, इससे उनको फायदा ही होता है। लेकिन रंगरूट के साथ एक नए नए सोल्जर के साथ डांस करे, इसका क्या मतलब बनता है। बहरहाल वो काफी गर्म हुए, घर जाके उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। बातों बातों में बात बढ़ गई। अब इस शोर को उनके पड़ोस में रहने वाले एक सीनियर ऑफिसर ने सुना, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल के आसपास होने को आई थी। उनकी बेटी के साथ ये सारी बातें हो चुकी थी कि उसके हस्बैंड का बिहेवियर उसका ऐसे ही था, डिवोर्स करवाया गया था, फिर बेटी को उन्होंने कहीं इंग्लैंड वगैरह में सेटल करवाया था, उसकी उनको बड़ी याद आती और ये कसक भी उनके दिमाग में रहती। ये बात उन्होंने देखी। एक दिन जब वो ऑफिसर घर में नहीं थे, मतलब मार्गरेट के हस्बैंड नहीं थे, तो उसको उन्होंने बुलाया, उससे कहा कि देखो इस तरह की जिंदगी तुम जियोगी बहुत वक्त के ठीक नहीं रहेगा, मेरी बेटी के साथ ये हो चुका है, मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा देता हूँ, लेकिन अपने साथ नहीं रख सकता, मेरी बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी भी होगी। मेरे पास कुछ पैसे वो मैं कुछ तुमको देता हूँ, कुछ डिवोर्स का पैसा भी तुमको मिल जाएगा, तो तुम फ्रांस के किसी दूसरे एरिया में चले जाओ, वहां जाके कुछ ट्रेनिंग वगैरह लो, कुछ दूसरा काम कर लो। ये ऑफिसर का जो प्यार है एक तरह का छलावा है, तुमको आगे चलकर किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में तो ये डाल ही देगा। मार्गरेट ने इस बात को मान लिया, उन्होंने डिवोर्स करवा दिया, कुछ अपने पैसे दिए, कुछ डिवोर्स के पैसे मिले, कुछ उसके पास पहले के ही पैसे थे, वो फ्रांस के दूसरे इलाके में चली गई। अब उसने वहां पर डांसेस और सिंगिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग ली। ऐसा क्यों था? तो उन दिनों ये एक सीढ़ी हुआ करती थी ऊपर जाने की। हालांकि इस डांसिंग और सिंगिंग में पैसे बहुत लगा करते थे। देखिए फ्रांस को तब भी और आज भी दुनिया के फैशन का एक हब यानी कि मैग्नेटिक एरिया माना जाता है, जहां पर कि बहुत सारे डांसेस और सिंगर्स होते हैं और इनसे फिर बड़े बड़े लोग कांटेक्ट भी करते हैं। तो बहरहाल उसने वो डांसिंग और सिंगिंग के लेसन्स लिए, डांसेस करना शुरू किया, सिंगिंग करना शुरू किया। बड़े बड़े लोग, पहले तो खैर ऑर्डिनरी ऑफिसर्स आया करते, लेकिन फिर बड़े बड़े लोग भी आने लगे और फिर उसकी मुलाकात वहां के बड़े बड़े रूलर्स से होने लगी, जो उम्र में उससे कहीं ज्यादा थे। अब ऐसा क्यों था? तो ये लाइमलाइट का चक्कर था। दरअसल हुआ यूं था कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ देखे जाते हैं तो आपको तो खैर पब्लिसिटी मिलती है, इन लोगों को भी पब्लिसिटी मिलती है। वो ये भी बता सकते हैं कि भाई हम इस उम्र में भी जवान हैं, लोग हमारे आगे पीछे चक्कर लगाते हैं, हमको काफी रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारी बातें तो हुआ करती थी। अब इसको मॉडर्न रेफरेंस में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1990s के आसपास की बात है। टेनिस चैंपियन हुआ करती थी, फीमेल चैंपियन, जिसका नाम की सबातिनी था, अर्जेंटीना से थी, खूबसूरत सी थी। वो कई बार पब्लिक प्लेसेस पे डिनर या लंच करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ देखी जाती थी, जो उस वक्त काफी यंग थे। काफी पेपर में छपा वगैरह आता, लिखा हुआ आता इनके बारे में, काफी कवरेज मिलता दोनों को ही।
तो इससे दोनों को फायदा हो रहा था। दोनों ही जानते थे कि आपस में शादी ब्याह तो नहीं होगा, ना किसी तरह की बदमाशी थी। वो तो एक तरह का स्टंट था कि भाई थोड़ी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म मिल जाए, लोग उसको पढ़े, उनको आगे चल के उसका बेनिफिट मिले, तो इससे दोनों को फायदा हुआ। अब इसको थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक मॉडल कम एक्ट्रेस ब्रुक शील्ड के साथ में इसी तरह से डेटिंग करने की कोशिश की थी। ब्रुक शील्ड ने मना कर दिया था। भाई अब आप तो कह रहे थे कि पब्लिसिटी मिलती है, मना क्यों किया? ये तो तब भी काफी अमीर थे और ये तो अपकमिंग एक्ट्रेस थी, तो उसको जाना चाहिए था, लेकिन उसने मना इसलिए किया। तब उसकी उम्र कुछ 16-17 साल की थी, तो इतने बड़े आदमी के साथ वो डेटिंग करे, एक गलत पब्लिसिटी मिलेगी, तो उसने उस डेटिंग से मना कर दिया था कि उसका फायदा ट्रम्प साहब को मिला होता, उसको नहीं। अब इसी ब्रुक शील्ड ने, जो इंग्लैंड के अब के राजा हैं किंग चार्ल्स, जिनको कि उस वक्त प्रिंस चार्ल्स कहा जाता था, उनके साथ डेटिंग करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। क्यों साहब? तो जानते थे कि ये लेडी काफी नाम कमा रही है, अगर ऐसे ही नाम कमाती रही तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, तो उन्होंने उसको अपने से दूर रखना ही ठीक समझा। तो देखिए, ये डेटिंग का या साथ में देखे जाने का गेम पूरा इस तरह का होता है। आपको हर तरफ से देखकर उसका फायदा नफा नुकसान सोच कर करना पड़ता है। अब जो ऑर्डिनरी रीडर्स होते हैं वो तो ये सब पढ़ने के बाद में कि भाई इनका अफेयर है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं, और वो चाहते भी वैसे ही हैं कि इस तरह की बातें हों जिससे कि उनको पब्लिसिटी मिले। बहरहाल मार्गरेट ने इस बात का ख्याल रखा कि ऐसी कोई नौबत ना आए, क्योंकि वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी कि एक फल जब तक के पेड़ पर लगा है, दरख्त पे लगा है, तब तक उसकी जगह आंखों में होती है। हाथ में आ जाए तो उसकी जगह सीधी दांत में होती है और बाद में उसको कचरे के ढेर में फेंक भी दिया जाता है। तो उसने वैसा कुछ नहीं किया। वो जो भी कुछ करती थी, लोगों से मिलाना, वो एक अच्छे प्लानिंग के साथ करती थी। धीरे धीरे करके उसको कॉर्टिसन, जो कि उस वक्त कहा जाता था, इसका दर्जा मिलने लगा। अब यहां से ये हुआ कि जैसे कि फ्रांस के रूलर थे, वो लाइमलाइट के लिए तो उसके साथ में रहा ही करते, और ऐसे में कुछ ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक कर दिया और इनिशियल लेवल पे ही डिफीट कर दिया। अब जो रूलर्स वगैरह थे वो तो फ्रांस के दूसरे हिस्से में, जो जर्मनी के हाथ में नहीं आया था, वो तो वहां चले गए, ये तो सब गायब हो गए। अब देखिए, जब जर्मन की फौज इस तरह से दूसरे देशों के अंदर आया करती, और जर्मन की फौज ही क्यों, बहुत सारी फौज भी इस तरह से काम किया करती थी, लेकिन अब चूंकि जर्मनी बाद में लड़ाई हारा था तो दाग तो जर्मनी पे लगा था। लेकिन सभी सिपाही, रशियन सिपाही हो चाहे अमेरिकन सिपाही हुए, सभी ऐसे करते थे कि जब वहां आए तो फिर लूटपाट भी किया करते और फीमेल्स के साथ बदसलूकी भी किया करते। तो मार्गरेट पर यह नौबत आ सकती थी, मगर नहीं आई। क्यों? उसकी वजह थी, जब मार्गरेट इस तरह से डांसेस का या बाकी चीजों का काम कर रही थी, तो ऐसे मौकों पर भी उसने एक बात का खास ख्याल रखा था कि वो कुछ चैरिटी के भी काम करे। तो वो हॉस्पिटल में जाया करती थी, वहां जो घायल, जो जख्मी लोग वगैरह पड़े हैं, उनको दिलासा देना, उनको समझाना। ऐसे में उसको एक जर्मन पायलट वहां पर दिखाई पड़े, जो फ्रांस में किसी वजह से वो आए थे, लेकिन उनका प्लेन गिर पड़ा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, चोटें लगी थी, उनको नजरबंद करके कैद करके रखा गया था। शायद उनसे इंफॉर्मेशन निकाली जाती, शायद उनके नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता, या शायद उनके बदले में किसी अच्छे से फ्रेंच ऑफिसर को छुड़वाया जाता, जो भी था। लेकिन उस वक्त वो काफ़ी बुरी हालत में थे। ये जाके उनसे बातचीत करती रही। अब ये ऐसे पहले शख्स को दिखाई पड़े जो उसके बॉडी में नहीं, उसके सोल में, यानी कि उसके रूहानी में, उसके दिल में इंटरेस्टेड थे। उससे पूछा करते, उससे बातचीत किया करते, अपनी दिल की बात उसको बताया करते। अब तक के मार्गरेट ने जो चमक दमक देखी थी, उससे ये मामला पूरी तरह से अलग था। उसको पहली बार ऐसा लगा कि लाइफ में उसको एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कोई प्यार करने वाला उसको मिला हुआ है। खैर, वो उनसे काफी सारी बातें करती, अपने दिल की बातें बताती, मामला कुछ इस तरह से चलता रहता। तो बस वैसे हुआ कि जब जर्मनी ने अटैक करके फ्रांस को हरा दिया, तो जाहिर सी बात, तो इस हॉस्पिटल को भी उन्होंने ऑक्यूपाई किया, इन पायलट साहब को भी उन्होंने वहां से रिलीज करवाया। अब ये पायलट साहब यहाँ पर उसके बचाव के लिए बीच में आए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बाकी लोगों के साथ आप जो कर रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम है या आपकी मर्जी है, लेकिन इसको तो आप जाने दीजिए, मेरी दोस्त है, इसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब उन दिनों पायलट्स जो होते थे उनका काफ़ी रसूख होता था। अगर आपको याद होगा तो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच जो लड़ाई चल रही थी वो सिर्फ एयरफोर्स के भरोसे ही चल रही थी। एक तरफ जर्मन की एयरफोर्स थी, दूसरी तरफ ब्रिटिश की रॉयल एयरफोर्स थी, क्योंकि इंग्लिश चैनल जो बीच में एक लंबा सा ऐसा एक पैच है सी का, उसको पार करके ऐसे आर्मी तो नहीं जा सकती थी, तो ये उनके बीच चल रही थी। तो इसलिए
पायलट्स को उन दिनों, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो इतनी अच्छी नहीं थी, तो बड़ा हाई लेवल का समझा जाता था और कहा जाता था कि पूरी फौज की जिम्मेदारी यही उठाते हैं। तो उनकी बात को मान लिया गया, मार्गरेट को परेशान नहीं किया गया। लेकिन साथ साथ ये भी था कि जैसे मार्गरेट को, अब जैसे वो पहले फ्रांस के ऑफिसर्स से मिलने जाया करती थी, उनके सामने वो बैठा करती थी, जिससे कि वो जो रूलर्स वगैरह थे वो लाइमलाइट में रहे, वैसे उसको अब यहाँ करना पड़ता। जो जर्मनी के हाई लेवल के रूलर्स थे वो उसको बुलाया करते, उससे मिला करते, उनको एक तरह से लाइमलाइट मिलता। अगर आपको याद होगा तो 1936 में जो हिटलर साहब थे, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जो हमारे हॉकी प्लेयर थे, इंडिया से थे, उनको काफ़ी उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई थी और कहा था कि भाई हम हमारे देश की तरफ से खेलिए तो आपको बहुत कुछ दिया जाएगा। तो ये तो एक तरह से लाइमलाइट लेने का उन दिनों का तरीका हुआ करता था। तो खैर ये वहाँ भी जाया करती। अब मार्गरेट का नाम फ्रांस में बहुत था, तो जब वो जर्मनी ऑफिसर्स वगैरह रूलर्स वगैरह आके उससे मिलते तो उनको भी वो लाइमलाइट मिल जाता। तो उस तरह से सारा कुछ ठीक ठाक वहाँ पे चल रहा था। पर ये रूलर्स बहुत कुछ अंदर ही अंदर से इनसिक्योर्ड भी थे, क्योंकि जर्मनी हालांकि जीत रहा था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने रशिया पे भी अटैक कर दिया था। एक तरफ से वो इंग्लैंड से जीत नहीं पा रहा था, दूसरी तरफ से यूएस उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया था। भले ऊपर से बोलकर नहीं बताए, लेकिन यहाँ तक कि हिटलर साहब भी इस बात को समझ रहे थे कि आगे चल के कुछ ना कुछ मुसीबतें आ सकती है। दूसरा ये था कि उनके सामने में रशिया के जो जार थे, जो रूलर थे, उनका एग्जाम्पल था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 1918 में, हालांकि रशिया उस वक्त में जो जीत गए थे, जो ग्रुप जीता था इंग्लैंड का, उनकी तरफ से उसने सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया के जार को 17 जुलाई 1918 में मार दिया गया था, और बहुत बुरी तरह से। पहले तो उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में उनकी वाइफ, उनका बच्चा अलेक्सी जो 10 साल का था, जो बेचारा कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी उसकी थी, कमजोर सा था, उसको कुर्सी दी गई, कुर्सी पे बिठाया गया। फिर उनकी 3 बहनें भी थी, उनको भी खड़े किया गया, और फिर उनको ये कहा गया कि भाई आप अगर जिंदा रहते हैं तो आपके जो सपोर्टर्स है वो आपको यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, हमको लड़ना पड़ सकता है, तो आपको इसके लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। और उनको फिर गोलियों से मार दिया गया था, बल्कि उनको कहीं और दफना दिया गया था। फिर बाद में फिर एलेक्सी जो बच्चा था, उसकी डेड बॉडी को निकाला गया, फिर सारी बातों को क्लियर किया गया, कहा गया कि भाई इसको बेकारी मारा गया, लेकिन वो तो बात की बात थी, बच्चा तो उस वक्त मर ही गया था, तो सारा कुछ हुआ था। अब इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी ये भी थी कि जार साहब दरअसल में किंग बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो कोई और नहीं था, तो उनको बना दिया गया था, तो उनका मिसमैनेजमेंट भी बहुत था, तो उससे भी थोड़ा सा रशियन पब्लिक उनके खिलाफ थी। बहरहाल जो भी था, लेकिन यह सिचुएशन तो थी। तो अब ये सिचुएशन को देखते हुए एक बात तो तय थी कि भाई अगर ये ऐसे कुछ हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो एक वो थोड़ा सा उनके अंदर में एक डर तो बैठा ही हुआ था रूलर्स के अंदर। अब अगर रूलर्स के अंदर में ये डर भरा हुआ था, तो यही डर जो उनके एम्प्लॉयज थे, जो उनकी आर्मी के ऑफिसर्स थे, उनके अंदर भी था। फॉर एग्जाम्पल रोमेल, इनको जर्मन में फॉक्स की तरह से कहा जाता था। कहते थे कि भाई ये बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार जनरल है, और उन्होंने ईस्टर्न फ्रंट पर काफ़ी हंगामा मचाया था, बल्कि जब वो मिडल ईस्ट के एरिया में थे तो वहाँ पर तो उनको अपोनेंट्स भी काफ़ी इज्जत दिया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर हिटलर साहब को लिखा था कि अब लड़ाई रोकने का वक्त आ गया है, ऐसे ऐसे हम हमेशा नहीं लड़ सकते, इसको रोकना चाहिए, मुश्किल हो जाएगी। मगर हिटलर साहब जो थे वो तो टॉप पर थे उस वक्त। अब पता नहीं उनको पता था भी कि नहीं था कि आगे चल के हमारे साथ भी ऐसे कुछ हो सकता है, मगर उस वक्त तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई एक इंच जगह नहीं जानी चाहिए, आपको लड़ना है। बाद में फिर रोमेल को गिरफ्तार भी किया गया था कुछ बगावत करने के इल्ज़ाम में, और फिर उनको जहर की गोली दे दी गई थी, साइनाइड, और कहा गया था कि आप सुसाइड कर लेंगे, आपके फैमिली को कुछ नहीं कहा जाएगा, आपका नाम भी एक तरह से ख़राब नहीं होगा, और आपका पेंशन वगैरह भी आपके फैमिली को मिलता रहेगा। अगर हम आपको गोली मारते हैं तो फिर तो ये सारी बातें हो जाएगी, आपका मुकदमा भी चलेगा, सब पब्लिक में आ जाएगा। तो रोमेल ने उस वक्त सुसाइड कर लिया था। तो अब अगर ऑफिसर्स के दिमाग में इस तरह से बात आती है, तो जो पायलट इस वक्त में मार्गरेट के दोस्त थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ये बात तो रही होगी कि लड़ने को तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन मामला तो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो एक दिन कुछ ऐसे ही हुआ कि अब तो इसको प्रोटेक्ट किया करते, मार्गरेट के साथ देखे जाते, उनसे दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो उन्होंने मार्गरेट को सजेस्ट किया कि भाई तुमने जो अब तक ये डांसेस किए, जो तुम्हारे अच्छे अच्छे रिलेशंस है, तुमको इनाम वगैरह मिलते, तुमने सारे ज्वेलरी की तरह से लिए हैं, घर तो तुमने अपना खुद का खरीदा नहीं है, तुम एक बड़े से किराए के घर में रहती हो, लेकिन ये ज्वेलरी इस तरह से सेफ नहीं है। क्योंकि ठीक है कि फ्रांस में अब जर्मन का राज है और मेरी वजह से वो तुम्हें कुछ कहते भी नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इतना सारा ज्वेलरी वगैरह देख के उनकी नीयत खराब नहीं होगी।
तो मार्गरेट ने वो सारी ज्वेलरी को और अपने भरोसे को इसी पायलट साहब के हवाले कर दिया और ये पायलट साहब अचानक ही गायब हो गए। जर्मनी में इसका हंगामा मचा, क्योंकि भाई पायलट की पोजीशन तो काफी बड़ी होती है। उनको ढूंढने की कोशिश की गई, इनका कहीं कोई पता नहीं चला। अक्रॉस द वर्ल्ड उनको ढूंढा गया, जहां जहां वो ढूंढा जा सकता था, इनका कहीं पता नहीं चला। मार्गरेट से पूछताछ की गई, भाई मार्गरेट क्या बताए। एक तो ज्वेलरी जाने का अफसोस, दूसरा एक आदमी से प्यार किया था, वो धोखा देके भाग गया, उसका अफसोस, और तीसरा ये कि अब उसको ऐसे लगने लगा था कि इस दुनिया में जीने के लायक तो ऐसे कुछ बचा नहीं है। तो उसने ये किया कि सारे डांसेस वगैरह बंद किए, लोगों से मिलना जुलना बंद किया। उसने कहा कि भाई वो एक तरह से इस वर्ल्ड को अपने से दूर कर रही है, चमक दमक की दुनिया को। सीधे साधे कपड़े पहने। फ्रांस का एक बहुत बड़ा चर्च था जहाँ पे कि बहुत सारे प्रीस्ट्स और नन्स वगैरह रहा करते थे, तो उसने वॉलंटियरी के तरह तरह से वहां काम करने का डिसीजन लिया। वहीं जाके वो काम करने लगी। जर्मनी बहुत जल्दी हार गया और बहुत बुरी तरह से हारा। हिटलर साहब ने सुसाइड कर ली अपनी वाइफ के साथ, जो पहले उनकी मंगेतर थी, गर्लफ्रेंड थी, बाद में वाइफ बनी, उनके साथ। गोएबल्स ने अपनी प्यारी प्यारी 6 बच्चियां, 1 बच्चा और वाइफ के साथ में सुसाइड कर लिया। और हिमलर को भी कहीं पकड़ा गया और बाद में उन्होंने बाथरूम में अपने ही कपड़े से अपने आप को फांसी लगा के मार लिया। तो ये सारे किस्से तो वहां पर उस वक्त में हुए थे। तो अब इस तरह से रूलर तो जर्मनी के खत्म हो गए। फ्रांस फिर से एक बार जीत गया, वहां के लोगों को आज़ाद करवा दिया गया। जो भी रूलर्स वगैरह उनके रहे होंगे वो लौट कर वापस आए। इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए सारे मिलकर जर्मनी का बंटवारा वगैरह करने में लग गए। ये सारा कुछ तो अपनी जगह पे सही था, लेकिन फ्रांस के साथ में एक थोड़ा सा उनका इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। फ्रांस की आर्मी ने खासतौर पर इस बात पे ऑब्जेक्शन लिया कि भाई इतने आसानी से फ्रांस कैसे हार गया, हमारे ऑफिसर्स उस वक्त कैसे क्या कर रहे थे, प्लानिंग क्यों नहीं किया था। दरअसल हुआ यूं था कि जर्मन ने फ्रांस को हराया था ब्लिट्जक्रीग स्कीम के थ्रू, जिसका मतलब ये होता है कि एरोप्लेन और उसकी जो आर्मी होती है वो सारे मिलकर एक साथ उन पर अटैक करे, इतनी चमक दमक के साथ कि सामने वाला कुछ सोच ना पाए। तो उससे तो उन्होंने आसानी से हरा दिया था। तो भाई इसके लिए जिम्मेदार कौन? अब जाहिर सी बात है, जैसे माताहारी के शुरू के केस में आपने देखा, ऐसे वक्त में एक स्केपगोट यानी कि बलि के बकरे की तलाश की जाती है, की जाने लगी। और मार्गरेट का नाम उसमें सबसे आसानी से उनके हाथ में आ गया। फैमिली बैकग्राउंड नहीं, पायलट छोड़ के भाग चुका है और ये बड़े बड़े रूलर्स से भी मिलती थी। तो भाई इसी ने सारी बातें जर्मनी को बताई थी फ्रांस के बारे में, और इसीलिए फ्रांस आसानी से जीत गया, जर्मनी आसानी से जीत गया। तो चलिए भाई इसको पकड़ते हैं, इस पे मुकदमा लगाते हैं। जो मार्गरेट के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जो जोन ऑफ के साथ जो कुछ हो चुका वो इसके साथ होने जा रहा था। इसको ढूंढने के लिए चर्च को घेर लिया गया, उसकी तलाशी ली गई। इसका वहां पर कहीं पर पता नहीं चला। भाई लड़की भाग के जा कहां सकती है, इतना आसान तो नहीं है यहां से निकल कर भागना ऐसे लड़ाई के वक्त में, जबकि सारी बॉर्डर सील होती हैं। फ्रांस भर में उसको ढूंढा गया, वो नहीं मिली। उन्होंने फिर इंग्लैंड, यूएस सबकी मदद ली, उसका सारा डिस्क्रिप्शन दिया। जहां जहां यूएस की पहुंच थी, जो कि दुनिया भर में थी, वहां भी ढूंढा गया, वो नहीं मिली। जहां जहां ब्रिटिश एम्पायर था, जिसमें कि इंडिया भी आता था, कनाडा भी आता था, वहां भी उसको ढूंढा गया, वो कहीं नहीं मिली। आखिर में उसको प्रेज्यूम डेड यानी कि ये मर चुकी है। हालांकि ये कहा गया था कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि पायलट का उसको सपोर्ट था, लेकिन हो सकता है कि भाई पायलट का सपोर्ट हटने के बाद में उसको किसी ने चर्च से किडनैप वगैरह कर लिया होगा, या जर्मन ऑफिसर ने या फिर फ्रेंच ऑफिसर ने, और बाद में उसको शायद मार भी दिया गया होगा ताकि उनकी पोल ना खुले। तो इस तरह से इसकी मौत हो चुकी है, ये डिक्लेयर कर दिया गया। खैर इस बात को करीब 50 साल निकल गए और उसके बाद में ब्राजील में एक किसी लेडी की बायोग्राफी पब्लिश हुई। ये बायोग्राफी मार्गरेट की ही थी। तो मार्गरेट ने उसमें लिखा था कि उस पायलट ने धोखा नहीं दिया था, वो पहले ही समझ गया था कि आगे चलकर जर्मन हारेगा, और जब जर्मनी हारेगा तो मार्गरेट के साथ भी बहुत बुरा होगा, पायलट के साथ भी बहुत बुरा होगा। तो उसने, क्योंकि हिटलर साहब से कहना तो बेकार था कि वो अब मैदान छोड़कर जाना चाहता है या रिटायरमेंट लेना चाहता है, उसको तो वहीं गोली मार दी जाती जैसे कि बाकी लोगों के साथ पहले किया जा चुका था। तो उसने ये किया कि बिना बताए से ही उसके जो ज्वेलरी वगैरह थी वो लेकर वहां से वो साउथ अमेरिका, जहाँ की अर्जेंटीना में जाकर वो अपने आप को उसने स्विच कर लिया। इसको सारी बातें उसने बता दी। ये उसी का बहाना करके एक तरह से वॉलंटियरी तरह से चर्च में काम करने लगी। वहां उसने कुछ वक्त तक के काम किया। अब जो फ्रांस के चर्च थे उनका काफी रसूख था, तो वहां के जो प्रिस्ट जो कि मेल थे उन सबको कुछ यूएस में और साउथ अमेरिका में इस बात के लिए भेजा जा रहा था कि वो रिलीजन के बारे में वहां पर बातें बताएं, फैलाएं और थोड़ा सा एक पब्लिक सपोर्ट इकट्ठा करे। इसने उसी तरह से मेल प्रिस्ट का एक वेश लिया, एक डिस्गाइज लिया और उनके साथ में वहां से वो निकलकर चली गई। वहां जाके अर्जेंटीना में वो उस
पायलट से मिली, लेकिन चूंकि अर्जेंटीना उस वक्त में एक हॉटस्पॉट था, क्योंकि जर्मनी से जितने लोग भागे थे वो ज्यादातर अर्जेंटीना ही भागे थे, क्योंकि अर्जेंटीना में एक वक्त जर्मनी की कॉलोनी भी थी, तो जाहिर सी बात थी वहां उसको तलाशा जाता। उस वक्त ब्राजील और अर्जेंटीना में कुछ तनातनी भी चल रही थी, कुछ वार जैसी सिचुएशन भी थी। उसी का फायदा उठाकर ये दोनों चुपके से वहां से निकलकर एस्केप हो गए, ब्राजील में रहने लगे, और वहां उन्होंने फिर अगले 50 साल तक के जिया। तो खैर मार्गरेट ने अपनी आखिरी लाइन लिखी थी कि भाई जिंदगी को मैंने बहुत अच्छी तरह से जिया, जब मैं रूलर से मिला करती तो मेरे साथ में पैसा था, नाम था, फिर जब उस पायलट से मिली तो मेरे सामने में प्यार भी था, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि देर या सवेर मुझे किसी ना किसी वजह से तो मार ही दिया जाएगा, क्योंकि मैं एकदम हॉट टारगेट थी। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं जीतूं और जीते जी जीतूं, तो मैंने जीते जी ही अपने आप को विक्टोरियस साबित किया है। और अगर इससे बाकी लोग इस बात के का इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप दुनिया से लड़ सकते हो, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो, फिर भी आप जीत सकते हो, तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी इसमें कामयाब रही। तो ये था सारा किस्सा। आपके जो भी सवाल हो यहाँ रखे हैं उनके जवाब आपको देता हूँ।